हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 2 का यूनिट 2 जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें हमने डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ा है अब तक, जिसमें हमने सिगमंड फ्राइड के अप्रोच के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। अल्फ्रेड एडलर की अप्रोच पढ़ी है, कार्ल यूंग की अप्रोच पढ़ी है। आज हम इसमें कैरन हॉर्नी के अप्रोच की बात करेंगे। कैरन हॉर्नी की जो अप्रोच है उन्होंने क्या बेसिकली जो है कैरन हॉर्नी ने न्यूरोसिस के ऊपर काम बहुत ज़्यादा किया। उन्होंने क्या कहा है कि जो एक तो न्यूरोसिस पे काम किया है, सेकेंडली उन्होंने जो है सिगमंड फ्राइड के जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन दोनों को बहुत ज़्यादा ओपोज किया है कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता एक छोटा बच्चा जो है, जो बॉय है, वो अपने फादर से एनवी करे और जो लड़की है वो अपनी मदर से एनवी करे। तो इसलिए इन्होंने कुछ कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी के अंदर एक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना ही वो सेक्स के ऊपर उन्होंने कहा कि जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी के अंदर हर जगह सेक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि हम कैसे लिबिडो की उन्होंने बात की है, उन्होंने इसको हर जगह ओपोज किया कैरन हॉर्नी ने। अब इसको स्टार्ट करते हैं। हॉर्नीज थ्योरी ऑफ न्यूरोसिस द बेस्ट दैट एग्जिस्ट टुडे। आज की डेट में जो है न्यूरोसिस के ऊपर सबसे अच्छी जो थ्योरी मान जाती है वो कैरन हॉर्नी की मानते हैं। शी लुक्ड एट न्यूरोसिस इन डिफरेंट लाइट, saying that it was much more continuous with normal life than other theorists believed। बाकी जब थ्योरीज हैं, जो बाकी लोगों ने इस पे काम किया है, ये इनकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा मान जाती है और नॉर्मल लाइफ में ऐसा हमारे साथ होता है। इन्होंने क्या कहा है कि न्यूरोसिस में क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसके अपने पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन बनते हैं, जो रिलेशनशिप होता है, उसी के बेस के ऊपर जो बच्चे क्या करते हैं उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी बनती है। न्यूरोसिस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, डेट इज़ कॉल्ड द इमोशनल इंस्टेबिलिटी। तो छोटा बच्चे के अपने पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन होते हैं उससे पता चलता है कि वो कितना सिक्योर, जितना ज़्यादा रिलेशन सिक्योर होंगे उतना क्या होगा बच्चे का बिहेवियर, उतना वो इमोशनली वो स्टेबल होंगे। और जितने उनके बच्चों के जो रिलेशन हैं पेरेंट्स के साथ गलत होंगे, इनसिक्योर होंगे, उतना ही क्या होंगे, जितने सिक्योर होंगे उतना अपने आप में वो हेल्दी फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हॉर्नी, पेरेंटल इंडिफरेंस कॉजेज अबाउट न्यूरोसिस। जो जो पेरेंट बच्चों के साथ उनका जो एटीट्यूड होता है बच्चों के साथ को कितना वो इग्नोर करते हैं, उस कारण से क्या होता है बच्चों में न्यूरोसिस आता है। वही आगे जाके बढ़ के उनको जो एडल्ट हो जाते हैं तब उनको वही प्रॉब्लम में वो कन्वर्ट हो जाता है। Depending on the child's perception is how or she has been treated. For instance, feeling of lack of warmth and affection in a parent, the parent who makes fun of their child is thinking or neglects to fulfill promises may lead to neurotic disorder। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की बातों को इग्नोर करते हैं, उनको ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, लैक ऑफ वार्मथ होता है रिलेशन के अंदर, अफेक्शन की कमी होती है ना, वो इस टाइप के जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन टाइप के पेरेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, इस टाइप की उन बच्चों के अंदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूजिंग हर क्लिनिकल एक्सपीरियंस हॉर्नी नेम्ड 10 पर्टिकुलर पैटर्न। उन्होंने टोटल हमने ऑलरेडी ये पढ़ा भी था, आपको याद होगा क्या इनकी थ्योरी में कि 10 तरह के उन्होंने न्यूरोटिक पैटर्न्स की बात की थी, जिनमें से उन्होंने डिफरेंट 4 को अलग कर दिया था, 3 को अलग कर दिया था, 2 को अलग कर दिया था। जिनमें क्या इन्होंने फर्स्ट स्ट्रेटजी को क्या कहा था, कंप्लाइंस। कंप्लाइंस में क्या होता है, जो बच्चे जो होते हैं जिनके पेरेंट्स के साथ रिलेशन थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, तो उस केस में वो बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को क्या करते हैं, वो नैरो बॉर्डर्स में अपने आप को डाल लेते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन फेसिंग पेरेंटल इंडिफरेंस यूज दिस स्ट्रेटजी। दे ऑफन हैव ए फियर ऑफ, उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि फियर ऑफ हेल्पलेसनेस एंड एबेंडनमेंट, कि उनको कहीं छोड़ ना दे, इसलिए क्या करते हैं जो हो रहा है उसको होने देते हैं ताकि जो उनको एंग्जाइटी है वो कम हो सके। एंड सच पर्सन रेस्ट्रिक्ट देयर लाइफ इनटू नैरो बॉर्डर इंक्लूडिंग बीइंग अनडिमांडेड, कोई डिमांड नहीं करते हैं, सेटिस्फाइड जो कम होता है उसी से सेटिस्फाई रहते हैं। एंड बीइंग इनकॉन्सिक्वेंस, कहने का मतलब यह है कि वो उनकी जिसको कहते हैं वो जो है इनडिफरेंट टाइप के रहते हैं, जिनको कोई न्यूट्रल रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं होता, जो मिल रहा है उसी में वो सेटिस्फाई रहते हैं, अनडिमांडिंग होते हैं। तो ये है जो है फर्स्ट टाइप का, जिसको उन्होंने कंप्लाइंस का नाम दिया। सेकंड में उन्होंने क्या कहा हॉर्नी ने कि सेकंड ब्रॉड कॉपिंग स्ट्रेटजी इज द एग्रेशन। एग्रेशन में क्या है, जिसको हम बोलते हैं मूविंग अगेंस्ट जाना, एंड एक्सपेंसिव सोल्यूशन। हेयर चिल्ड्रन फर्स्ट रिएक्शन टू पेरेंटल इंडिफरेंस इज एंगर। शुरू में वो क्या कहते हैं, एंगर होता है उनको, होस्टिलिटी होती है पेरेंट्स पे। द नीड इज फॉर पावर, नीड फॉर कंट्रोल ओवर अदर्स एंड फॉर इफेक्टेड ऑफ ऑमनीपोटेंस एंड नीड फॉर सोशल रिकॉग्निशन की जरूरत होती है, एंड प्रेस्टिज की जरूरत होती है, नीड फॉर पर्सनल एडमायरेशन
फॉल इन दिस कैटेगरी। यानी क्या होता है, उनको वो पेरेंट्स के साथ क्या होती है उनकी, वो काफ़ी एंगर शो करते हैं, काफ़ी उनकी दुश्मनी जैसे को बोलते हैं ना, हॉस्टिलिटी होती है। कहने का मतलब कि मूविंग अगेंस्ट आ रहा है, कि किसके अगेंस्ट आ रहे हैं उस चीज़ के, और अपनी एक पहचान चाहते हैं सोसाइटी में, अपनी खुद की तारीफ करवाना चाहते हैं। तो इस टाइप के लोग क्या होते हैं, सेकंड कैटेगरी में आते हैं। फाइनल कोपिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, विड्रॉल। विड्रॉल में क्या होता है, जो कि हॉर्नी रिकॉग्नाइज द चिल्ड्रन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट, जो खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जो किसी और पे, सामने वाले पे डिपेंडेंट नहीं होते। एंड दिस इंक्लूड द न्यूरोटिक नीड्स फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस एंड दोज फॉर परफेक्शन एंड अनएसिलेबिलिटी। यानी वो हर चीज़ में वो परफेक्शन चाहते हैं, और जो अनएसिलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो रास्ता अलग चले, जो थोड़ा डिफरेंट हो उसके अंदर, जिससे में उनके अंदर इंडिपेंडेंस की फीलिंग आए, उस टाइप के रास्ते के ऊपर वो चल पड़ते हैं, जो कि खुद में जो है सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं। वाइल इट इज़ ह्यूमन फॉर एवरीवन टू हैव दीज नीड्स टू सम, हर एक में कोई ना कोई इस टाइप की नीड्स होती है, जो 3 तरह की दी हुई हैं। द न्यूरोटिक नीड इज़ मच मोर इंटेंस। जो न्यूरोटिक की जो नीड होती है, जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, उनकी जो नीड थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा डिफरेंट होती है। अकॉर्डिंग टू हॉर्नी द न्यूरोटिक मेक्स द नीड टू सेंट्रल टू द एग्जिस्टेंस। बहुत ज़्यादा उनकी चाहते हैं, जो उनकी डिमांड है, जो उनकी नीड है, वो सेंटर उनको ज़्यादा फोकस करते हैं। हॉर्नी आइडियाज ऑफ न्यूरोटिक नीड्स मिरर्ड दोज ऑफ एडलर। उनके जो हॉर्नी के जो आइडियाज़ थे न्यूरोटिक नीड्स पे, कहीं ना कहीं क्या थे, एडलर के भी उस टाइप से थे, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, जो है, क्योंकि ये दोनों ही क्या थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने साइकेट्री को बहुत ज़्यादा, दोनों एक की तरफ से उन्होंने कहा है कि हॉर्नी मेकअप एन अनऑफिशियल स्कूल ऑफ साइकेट्री एंड दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज नियो फ्राइडियन। दोनों ही क्या है, नियो फ्राइडियन है। तो इसके अलावा क्या है कि इधर पर्सनैलिटी थ्योरी हॉर्नी रिफॉर्मुलेटेड, उन्होंने क्या किया, फ्राइडन के जो थॉट था उसको फिर से उसको रिफॉर्मुलेट किया एंड प्रेजेंटेड ए होलिस्टिक। होलिस्टिक क्या होता है, एज ए होल ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया, एंड दैट एम्फेसाइज कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, ह्यूमन ग्रोथ एंड अचीवमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनके ऊपर उसने क्या है, एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बनाई, जो सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी थी उसको थोड़ा रिफॉर्मुलेट करके। दो शी वॉज ऑफन कंसिडर्ड टू बी टू आउटस्पोकन, Horney often had a distinction of being the only woman whose theory is included in personality type। काफ़ी इनके थ्योरी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि उन्होंने न्यूरोटिक्स के ऊपर काफ़ी काम किया। इसके अलावा उन्होंने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को भी कहीं बहुत जगह उन्होंने क्या किया, उसको क्रिटिसाइज भी किया है। तो उसकी जो थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंस है उसकी। हॉर्नी बिलीव डेट द सेल्फ इज कोर ऑफ द वन बी। जो सेल्फ होता है हमारा, हमारी खुद की जो आइडेंटिटी होती है, हम किसको कैसे लेते हैं, हमारी खुद की कॉन्शियसनेस जो है, उन्होंने उसको क्या है कहा है, बहुत इंपॉर्टेंस दी है। वही उसी कारण से हमारा पोटेंशियल बनता है, हम कुछ आगे कर पाते। इफ़ वन हैज़ एन एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ द, अगर क्या किसी को अपने बारे में एग्जैक्ट पता है कि मैं क्या, मेरी वर्थ क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, दे आर फ्री टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, वो अपने पोटेंशियल को पहचान पाते हैं। द हेल्दी पर्सन रियल सेल्फ इज एम्ड। जो हेल्दी पर्सन होता है, जिसकी हेल्दी पर्सनैलिटी होती है, नॉर्मल पर्सनैलिटी होती है, उसका एम क्या होता है, एट रीचिंग दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश करता है थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ के अंदर। ऑन द अदर हैंड द न्यूरोटिक सेल्फ स्प्लिट, लेकिन जो न्यूरोटिक होता है, ये तो हमने बात की हेल्दी पर्सनैलिटी की, लेकिन जो न्यूरोटिक्स होते हैं उनका जो सेल्फ होता है क्या होता है, स्प्लिट होता है। स्प्लिट किस में होता है, तो आइडियल सेल्फ जो बनना चाहते हैं, और जो उनका खुद का सेल्फ होता है उसमें। जैसे उनका इतना वर्थ नहीं होता, लेकिन वो कुछ बहुत हाई ड्रीम्स अगर ले लेते हैं, वो उनका क्या होता है, आइडियल सेल्फ। तो इस कारण से उनको जो है न्यूरोटिक, इस टाइप की न्यूरोसिस होता है, इस टाइप की वो इमोशनली वो अनस्टेबल हो जाते हैं, इस टाइप की उनको प्रॉब्लम सामने आती है। तो ये कहते हैं हमारी कैरन हॉर्नी की थ्योरी, जो कि न्यू फ्रॉइडियन अप्रोच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कॉग्निटिव काउंसलिंग अप्रोच। कॉग्निटिव, जिसमें आपके मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, थिंकिंग होते हैं, सब लोग सोचते हैं, सब में थिंकिंग। क्या फ़र्क होता है कि ह्यूमंस में और एनिमल्स में, कि हम सब सोचते हैं, हम तो थिंकिंग बीइंग हैं। तो द कॉग्निटिव अप्रोच एज्यूम दैट ह्यूमन आर थिंकिंग बीइंग। ह्यूमन्स कैन थिंक रैशनली, इरेशनली एंड कॉमिट एरर्स इन थिंकिंग। हम सभी रैशनली भी सोच सकते हैं, इरेशनली भी, एंड हमारे से गलतियाँ भी होती हैं जब हम सोचते हैं तो। एंड दिस अप्रोच व्यूज दैट वट पीपल थिंक अबाउट द एक्सपीरियंस और इवेंट डिटरमिन द फीलिंग एंड एक्शन। इसमें एल्बर्ट एलिस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एरर मैन का। इसके अलावा क्या है कि डोनाल्ड मिगिनगम का भी नाम आता है, लेकिन मेन जो होता है एल्बर्ट एलिस का, जिनकी ABCDE अप्रोच है, और एक एरन बैग की, जो कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों क्या होती है, कॉग्निटिव अप्रोच होती हैं काउंसलिंग की।
अब नंबर बात करते हैं एरन बैक। एरन बैक में क्या था, एरन बैक वाज ट्रेन्ड इन साइको एनालिसिस बट ही डिड नॉट गेट सपोर्ट फॉर द फ्रॉइडियन थ्योरी, क्योंकि इनकी भी साइको एनालिसिस वो ट्रेंड थे उसमें, लेकिन इनको क्या किया कि उसमें जो डिप्रेशन के ऊपर इन्होंने जो सिगमंड फ्रायड ने से काम किया था, इन्होंने भी काम किया लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिला उसके लिए। एंड ही फाउंडेड बेसिक प्रॉब्लम इन डिप्रेशन फॉल्टी। कहते हैं जो डिप्रेशन का जो मेन कारण क्या होता है, हमारी फॉल्टी इरेशनल थिंकिंग होती है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, जो हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं वो हम कैसे परसीव करते हैं, जो हमारे दिमाग में जो ऑटोमेटिक थॉट होते हैं, जो हमारे दिमाग में अपने आप चलते रहते हैं। आप देखते हैं कि हमारे सबके दिमाग में, हम सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, ये चीज़ होती है कि हम जब कुछ खाली बैठे होते हैं, हमको सोचते रहते हैं। जब सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हर तरह के थॉट आते हैं, और सबसे पहले हमारे दिमाग में जो है नेगेटिव थॉट, इरेशनल थॉट जो है वो ज़्यादा आते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा जो है, हमारा जो बच्चा है वो स्कूल से आने में लेट हो गया है, तो हम फट से हम उल्टा पहले सोचते हैं बजाय उसके कि कोई कारण ऐसा भी तो हो सकता है कि बस ख़राब हो गई हो, या स्कूल में कोई जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गई हो, या कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं ऐसा ये ना हो गया हो, एक्सीडेंट ना हो गया हो, 10 तरीके हमारी बात में जो दिमाग में बातें आती हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि एरन बेकर क्या माना था, जो डिप्रेशन होता है या जो हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो हमारी जो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं, उसके कारण जो हमारे दिमाग में क्या होते हैं, कॉग्निटिव एरर्स बनते हैं, इरेशनल बिलीफ बनते हैं, जिसके कारण हमारे को डिप्रेशन होता है। Beck theorized that many problems, especially depression, has origin in negative beliefs toward the self। खुद के लिए हमारा जो है नेगेटिव बिलीफ होता है, सेल्फ के लिए, वर्ल्ड के लिए, एंड फ्यूचर कॉल्ड, इन तीनों के लिए क्या हम क्या कहते हैं, इसको हम नेगेटिव ट्राइट का इन्होंने नाम दिया एरन बेक ने। जैसा आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं कि पैसे अपने खुद के लिए पेसिमिस्टिक व्यू होता है, वर्ल्ड के लिए एंड फ्यूचर के लिए। इस कारण से क्या होता है, हम उसके बारे में अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, नेगेटिव स्कीमा बन जाते हैं, ऐसे फिगर अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बना लेते हैं। वो इसके कारण से क्या होता है, बिलीफ सिस्टम होता है। एक होता है कॉग्निटिव बायस और एरर्स। इन्होंने क्या कहा है, जिसके कारण से क्या होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। वो क्या कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम अपने बारे में, कि जैसे कोई कह देता है कि एक बच्चा का एक बार में फेल होता है कि मैं तो कभी पास हो ही नहीं सकता, अपने बारे में पेसिमिस्टिक है, हम दोबारा वो एग्ज़ाम में बैठना ही नहीं चाहता है। तो पेसिमिस्टिक भी खुद के लिए भी, या वर्ड में कि हमारे को लोग कैसे देखते हैं, हम सोचते हैं हमें कोई लाइक नहीं करता, ठीक है ना, तो ये वर्ड हो गया। फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में कितना पेसिमिस्टिक है, कितना ऑप्टिमिस्टिक है, तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, कितना पेसिमिस्टिक हैं। उसी से हमारा क्या होता है, नेगेटिव स्कीमा बनता है, हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। वही हमारे आगे जाके क्या होता है, कॉग्निटिव बायस को जो है वो करती हैं, पैदा करती हैं। उसी कारण से हमारे को क्या होते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। अब इन्होंने कहा कि स्कीमा इज ए पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स इन ए पर्टिकुलर वे। फॉर एग्जाम्पल, वी टेंड टू थिंक दैट आई शुड बी परफेक्ट। हम सब चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने। इफ़ आई मेक मिस्टेक इट इंडिकेट दैट आई एम अनसक्सेसफुल। अगर कोई गलती हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि मैं जो है अनसक्सेसफुल, कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो ये हमारी क्या होती है, कॉग्निटिव बायस होती है, जो यहाँ पे हमारी एरर में कन्वर्ट होती है। कॉग्निटिव बायस या एरर, जो कि हम ऐसे, जो हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाता है, अगर हम एक बार अगर ऐसा हुआ है कि हम फेल हो गए हैं, हमसे कोई गलती हो गई है, तो उसके बेस पे हमारा जो है स्कीमा बन जाता है नेगेटिव, हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाता है, जिस कारण से आगे जाके हमारी क्या होती है, ये कॉग्निटिव बायस बन जाती है, जो कि अ डिस्टॉर्शन ऑफ द फैक्ट्स होती है। इन अदर वर्ड्स, कॉग्निटिव एरर आर द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दैट इज गिवन टू द इवेंट। 6 तरह की उन्होंने कॉग्निटिव उसकी बात की है, कॉग्निटिव एरर्स की। जैसे नंबर 1 पे सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन। 6 तरह में क्या होता है, नंबर पे सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हम किसी एक चीज़ के ऊपर ही हम फोकस करते हैं। हियर द पर्सन फोकस इज ओनली ऑन सर्टेन डिटेल एंड इग्नोर्स द अदर। जैसे उन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, सपोज ए मदर अरेंजेस ए सरप्राइज पार्टी फॉर हर सन। अपने सन के लिए वो एक सरप्राइज पार्टी को अरेंज करती है। उसका जो सन है वो हैप्पी नहीं है। क्यों? उसको लगता है कि मदर ने सरप्राइज पार्टी अपने लिए की है, क्योंकि इस कारण से कि उसको लगता है कि मदर ने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए, उसने काफ़ी एफर्ट्स, जबकि मदर ने स्पेशल उसके लिए पार्टी रखी। लेकिन वो क्या कहता है, उसे कुछ जो फ्रेंड्स है, फ्यू फ्रेंड्स वर नॉट इन्वाइटेड फॉर द पार्टी। ये उसका क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो गया कि क्योंकि उसने कुछ फ्रेंड्स को पार्टी में इन्वाइट नहीं किया, इस कारण से क्या हो गया, उसका सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन हो गया। तो अपनी मदर को वो क्या कर रहा है, दिस वाज डन बाय हिज मदर टू शो हिम इन पुअर क्लास। अब उसने उसी चीज़ पे फोकस किया कि उससे कुछ फ्रेंड्स रह गए हैं, इसलिए वो क्या हुआ, इसका उसके दिमाग में क्या, कॉग्निटिव बायस, कॉग्निटिव एरर ने जन्म ले लिया।
फिर बात करते हैं डिकोटोमस। डिकोटोमस में क्या होता है, हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में या ऐसे, ठीक है। हियर द थिंकिंग इधर और टाइप, या ऐसे होगा या वैसे होगा। दैट इज द थिंग्स आर कंप्लीटली गुड और कंप्लीटली बैड। ब्लैक एंड वाइट में सोचो ना, क्या तो बहुत अच्छी चीज़ होगी या बहुत ही बुरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, द अदर पर्सन इधर लव्स मी और हेट्स मी, या तो सामने वाला मुझे बहुत प्यार करता है या मुझे वो हेट करता है, हम बीच के बारे में सोचे ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, डिकोटोमस थिंकिंग। फिर ओवर जनरलाइजेशन, हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर जनरलाइज कर लें, किसी चीज़ के बारे में हम ये सोच लें कि एक छोटी सी चीज़ के बेस के ऊपर हम सब चीज़ों के ऊपर वो मान लें। दिस रेफर्स टू अराइविंग एट ए कंक्लूजन ऑन द बेसिस वेरी लिटल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मीट ए सिंगल फॉरेनर एंड ही टर्न्स आउट टू बी एरोगेंट, देन बेस्ड ऑन दिस इफ़ यू कंक्लूड दैट ऑल फॉरेनर्स आर द सेम। अगर हमारे को किसी एक फॉरेनर के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो हम ये कंक्लूड कर दें कि ये ऐसा हुआ, तो सभी के ऊपर वो चीज़ जर्नलाइज कर दें कि ये इसने अच्छा नहीं किया तो सारे फॉरेनर्स ही ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा उसके बारे में बढ़ा के बोलना। दिस रेफर्स टू द ओवर एस्टिमेशन ऑफ ए सिंगल इवेंट देन द एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई फेल टू गिव गुड लेक्चर, अगर मैं एक अच्छा लेक्चर देने में जो है फेल हो गया है, इट इज़ मैग्नीफाइड एंड कंक्लूडेड कैसे, आई कैन नॉट डिलीवर गुड लेक्चर। अपना आप ही मान लेना कि मैं अच्छा लेक्चर दे नहीं सकता, तो बहुत ही कि मैं, इसका मतलब क्या है कि ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम फिर से हम ट्राई कर सकते हैं, फिर से हम अच्छा कर सकते हैं। यानी हर चीज़ को जो है, कोई छोटी सी बात को भी एक बार की उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा जाएगा कि नहीं मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। फिर मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है कि एक बार की गलती से क्या होता है, आप जितना भी किसी का अच्छा करोगे, अगर एक बार आप गलती कर देते हो तो वो छोटी जो गलती होती है हमेशा याद रहती है। मिनिमाइजेशन वैल्यू ऑफ सम इवेंट दैन व्हाट इज एक्चुअली इज, जो हमने एक्चुअल में किया है ना, उसकी बात अलग है। हमें उस चीज़ को जो हमसे बहुत चीज़ कम हुई है उससे हमारी क्या है, कॉग्निटिव एरर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन डजंट 10 थिंग्स फॉर, कोई हमारे 10 चीज़ करता है एंड फॉरगेट्स टू डू वन, एक चीज़ हमारे लिए नहीं करता या भूल जाता है, तो हम क्या कहते हैं, देन वी फोकस ऑन द वन दैट इज़ नॉट डन। हम किस पे फोकस करते हैं, जो चीज़ नहीं हुई। जो चीज़ होती है हम उस पर फोकस नहीं करते, जो चीज़ नहीं हुई हम उस पर फोकस करते हैं। दिस एरर इज कमिटेड इन दिस केस। फिर ऑर्बिट्रेरी इन्फ्लुएंस, इसमें क्या तो कंक्लूजन निकाल लेना दैट हैव नो एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग आइडियाज़ अबाउट बीइंग इन अदर कंट्री एज वेरी, हम ये अपना मान लेते हैं, हमें कोई इसका कोई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम ये सोचते हैं हम किसी दूसरे देश में रहेंगे, बड़ा अनसेफ है, फॉर विच वन डज नॉट हैव एनी एविडेंस। तो इस टाइप से इन्होंने क्या कहा है कि जो नेगेटिव ट्रायड क्या होता है, इफेक्ट द स्कीमा, स्कीमा क्या है, इफेक्ट कॉग्निटिव एरर एंड अगेन रिवर्स इफेक्ट, इस टाइप से वो चलता रहता है। अब इन्होंने क्या किया, जब काउंसलिंग की जाती है, जब क्लाइंट काउंसलर के पास आता है तो किन टेक्निक्स को उसमें यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज परसुएशन। इन दिस क्लाइंट इज पुश्ड इन द डायरेक्शन टू थिंक विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू हिम, उसको परसुएट किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है ताकि जो ऐसी उसके लिए उस डायरेक्शन में, ताकि वो जो उसके लिए अच्छी होती है, अप्रोप्रिएट होती है। देन कम टू सजेशन। सजेशन में क्या होता है, द काउंसलर गिव द क्लाइंट अबाउट गोइंग इन ए पर्टिकुलर वे दैट इज एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव डेटा अवेलेबल, जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव होते हैं उसके सामने उनको दिखाया जाता है और सजेशन दी जाती है कि आपके लिए, आप देखो आपके लिए कौन सा अच्छा है, कि शायद मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको सजेस्ट किए जाते हैं डिफरेंट वेज टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव, और उसकी हेल्प की जाती है उस टाइप से। देन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में कहते हैं वेरी क्लियर कट एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन केस ऑफ डेली एक्टिविटी शेड्यूलिंग ऑफ द क्लाइंट। अगर डेली एक्टिविटी का हम शेड्यूल करते हैं उसको हम कहते हैं डायरी लिखो, है ना, तो उससे क्या होता है, उसकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होती है। ही इज़ गिवन वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन हाउ टू कीप रिकॉर्ड एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ही सपोज टू कंप्लीट। कहने का मतलब ये है, उसको होमवर्क भी दिया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आप ये काम करोगे, आपने कोई डायरी लिखोगे, ताकि जब वो सोचेगा, मान लो उसका कोई क्लाइंट है आपका, उसका जो है अपनी फैमिली मेम्बर में किसी के साथ उसको लगता है कि वो सही नहीं है, उसके बारे में उसका बहुत डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, इरेशनल बिलीफ सिस्टम है, उसके बारे में बहुत, जब उसके बारे में सोचता है उसको बहुत गुस्सा आता है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसके लिए जिसके लिए आपके मन में है उसके बारे में एक पेज लिखो।
ठीक है। जब वो लिखेगा तो उसको उसी के में दिखाया जाता है कि आप देखो आपने ये यहाँ पे भी तो ऐसा हुआ था। तो कहने का मतलब कि है उसको जब होमवर्क दिया जाता है तो अपने आप उसकी जो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इसके अंदर। द चेंज इन द क्लाइंट टेक्स प्लेस थ्रू द कॉग्निटिव, ऐसा जब वो किया जाता है तो उसमें क्या होता है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होती है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस इज बाय क्लाइंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। वो खुद अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है जब उसको होमवर्क दिया जाता है, उसको लिखने के लिए कहा जाता है। दिस गिव्स द काउंसलर द अंडरस्टैंडिंग हाउ द क्लाइंट इज थिंकिंग। इससे मालूम होता है काउंसलर को क्लाइंट क्या सोच रहा है। इन दिस इट इफ इट असेस्ड देयर एनी, उससे मालूम होता है कि क्या नेगेटिव तो दिमाग में चल रहा है, क्या चीज़ को परेशान कर रही है, कि इरेशनल थॉट्स एंड डेट आर कॉजिंग, कि जिसके कारण उसको इतनी ज़्यादा परेशान हो रहा है। वो कौन से ऐसे इरेशनल थॉट है, कौन से ऐसे डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, क्रूक थिंकिंग है, कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं। तो वो जब वो लिखता है, अपने बारे में डिस्क्राइब करता है, तो ऐसा करने से उसकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होती है। ही इज़ मेड अवेयर अबाउट दिस एंड इन द नेक्स्ट स्टेप more adaptive alternative patterns or structures are discussed between the client and counselor। ये क्या थी, एरनबैग की। अगर कॉग्निटिव अप्रोच आती है ओनली तो एरनबैग भी आएगी एंड एल्बर्ट एलिस भी आएगी। अदरवाइज एरनबैग की आती है तो आप एरनबैग की लिखेंगे, अगर एल्बर्ट एलिस की आती है तो एल्बर्ट एलिस के बारे में लिखेंगे। जैसे एल्बर्ट एलिस। अब बात करते हैं एल्बर्ट एलिस की। इनकी क्या है, REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी वाज पुट फॉर बाय एल्बर्ट एलिस इन द ईयर 1955। इन्होंने क्या कहा था, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन फिलोसोफर एपिक्टस हु स्टेटेड दैट मेन आर डिस्टर्ब नॉट बाय थिंग्स बट देयर व्यूज ऑफ थिंग। कि उन्होंने क्या कहा था कि जो लोग होते हैं, जो मैन होते हैं, वो क्यों डिस्टर्ब होते हैं, जो उन चीज़ों से नहीं होते बल्कि उनके व्यूज़ क्या है, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, उस कारण से होते हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ही पोस्टुलेटेड द REBT। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एल्बर्ट व्यू दैट व्हेन after any event negative emotional consequences are experienced, that person think it is the consequence of that event but in fact the consequences are of his belief। सिंपल वर्ड्स में इन्होंने क्या कहा, A B and C। पहले हम इनको लेके चलते हैं। A क्या होता है, इवेंट, ठीक है। ये क्या कहते हैं, एल्बर्ट एलिस, तो हम क्या मानते हैं, ये क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। और B क्या होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम। इनका क्या मानना है, जो हम नॉर्मल हमारे दिमाग में क्या होता है कि जो इवेंट होती है ना, उस कारण से हमारे जो हम एक्शन होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, वैसे बनती है। लेकिन एल्बर्ट एलिस क्या कहते थे कि ये कोई इवेंट का इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है उसका कारण से हमारे जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। उस कारण से अगर हमारा किसी चीज़ में बिलीफ सिस्टम ही रॉन्ग है तो हमारा जो कॉन्सिक्वेंस होगा, हमारा जो बिहेवियर होगा, वो वैसा ही हो जाएगा। नॉट ड्यू टू इवेंट बट ड्यू टू द बिलीफ सिस्टम विच वी मेक अबाउट समवन एल्स और अबाउट आवर सेल्फ, अबाउट आवर सोसाइटी। तो एलिस, इन्होंने जैसे कहा है, एलिस व्यू दैट व्हेन आफ्टर एनी इवेंट नेगेटिव emotional consequences see are experienced that when person think it is a consequence of the event का consequence, but in fact वास्तव में क्या होता है, consequences क्या होते हैं, are of the beliefs के कारण क्या होता है, ये belief जो होता है ये हमारे उसको जो है वो करता है, इम्पैक्ट डालता है बिलीफ सिस्टम, ना कि हमारा जो एक्टिवेटिंग इवेंट का वास्तव में इससे कोई लिंक नहीं होता, इससे ये इनसे होता है आपस में, ठीक है। अब इसको हम जैसे इन्होंने पे एग्जाम्पल भी दे रखा है बहुत अच्छे से, हम इसको भी पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि बिलीफ, जैसे उन्होंने कहा, अगर मान लीजिए एक्सप्लेनेशन, लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। द एक्टिवेटिंग इवेंट क्या होता है, आई वेंट फॉर जॉब इंटरव्यू एंड आई डिड नॉट गेट सेलेक्टेड, ठीक है। हमने जॉब इंटरव्यू दिया, हम सेलेक्ट नहीं हुए। उसके बाद इसका अब दो तरह का बिलीफ सिस्टम है, इरेशनल, एक रैशनल। कंसिक्वेंट क्या है, अनडिजायरेबल एंड डिजायरेबल। अगर हमारा इरेशनल बिलीफ है तो क्या होगा, इट कैन नॉट स्टैंड दिस रिएक्शन, आई विल नेवर गेट जॉब। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे कभी भी जॉब नहीं मिलेगी, तो आई विल ऑलवेज डू, मैं हर बार जब भी इंटरव्यू देने जाऊँगा तो मैं पुअरली ही परफॉर्म करूँगा। ये हमारा क्या है, इरेशनल बिलीफ सिस्टम। इस कारण से हमारा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया, एंग्जाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, वर्थलेस थिंकिंग, ठीक है। क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया, इसलिए हमारा जो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आए। अगर हम इसी चीज़ को हम कहते हैं कि जॉब इंटरव्यू में अगर मैं गया था, मैं पास नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर इसको हम रैशनल तरीके से सोचते हैं तो रैशनल में क्या करते हैं, आई डोंट लाइक गेटिंग रिजेक्टेड, इट्स डिफ़िकल्ट,
आई शुड प्रिपेयर वेल, ये रैशनल बिलीफ सिस्टम है आपका। हमने उसी बेस के ऊपर, हमने जो इवेंट थी हमने उसी के बेस के ऊपर हमने क्या बना लिया, अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया कि कोई बात नहीं, अगर मुश्किल था बहुत ज़्यादा ऐसा करना, मैं फिर से इसके लिए तैयारी करूँगा, आई शुड प्रिपेयर वेल। इसके कारण से हमारा जो डिज़ायरेबल इमोशनल जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इरिटेशन तो होगी हमारे को, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, बट कीप ट्राई, हम उस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, हम फिर से ट्राई करेंगे ताकि हम सेलेक्ट हो जाएं। आई समझ में? ये वो कहना चाहते हैं अपनी थ्योरी के अंदर कि जब इरेशनल होगा, अगर बिलीफ सिस्टम होगा तो अनडिजायरेबल हमारे कॉन्सिक्वेंस आएगा, अगर रैशनल बिलीफ सिस्टम होगा तो ये क्या होगा, हमारा डिजायरेबल हमारा कॉन्सिक्वेंसेज आएगा। इस टाइप से उन्होंने कहा है कि फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अनडिजायरेबल में क्या, रिफ्यूज टू गो, हम दोबारा इंटरव्यू के लिए जाएंगे ही नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या आएंगे। डिजायरेबल में क्या होगा, कंटिन्यूड सर्च फॉर जॉब, हम फिर से जॉब की हम ट्राई करेंगे ताकि हम इंटरव्यू दें, हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम कभी ना कभी तो सेलेक्ट होंगे। फिर डी क्या है, डी इज इंटरवेंशन। डी जब वो क्लाइंट जो है काउंसलर के पास आता है, उसका बिलीफ सिस्टम ऐसे बन जाता है, उसको डिफिकल्टी होती है, कॉग्निटिव बायस उसके अंदर दिमाग में इस टाइप की थिंकिंग आ जाती है, बिलीफ सिस्टम ही गलत हो जाता है, तो क्या होता है, इंटरवेंशन। काउंसलर डिबेट, काउंसलर क्या करता है, डिबेट करता है, उसे डिस्कस करता है, उसको कन्फ्रंट करता है जहाँ पे वो गलत होता है, कन्फ्रंट विद द क्लाइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर देयर बिलीव्स आर ट्रू और नॉट लॉजिकल। उनसे कन्फ्रंट करते हैं कहाँ पे उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो सही है, कहाँ पे वो गलत है। इन दी अबव एग्जाम्पल, काउंसलर ही विल डिस्कस बाय क्वेश्चनिंग क्लाइंट व्हाई कैंट यू स्टैंड दिस रिजेक्शन। वो उसको क्वेश्चनिंग करता है, वाई यू विल नॉट, क्यों तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हें कभी जॉब नहीं, अगर वो उसकी इरेशनल थिंकिंग है तो। इन द बिगिनिंग क्लाइंट गिव, शुरू में क्या होगा, क्लाइंट क्या होगा, इरेशनल रीजन देगा, बट काउंसलर जब उसे क्वेश्चन पूछता रहेगा तो उस केस में क्या होगा, उसका जब ये कहेगा एविडेंस कहाँ है, आप कैसा क्यों लगता है, आप मुझे एविडेंस तो दिखाओ जो आप ऐसा कह रहे हो कि वो इरेशनल आपका जो आप बता रहे हो कि मैं कभी नहीं हो सकता, एक बार में आपने एक के बेस पे थोड़ा ना आप ये कह सकते हो कि मैं दोबारा सेलेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे ढंग से ही मेक्स हिम अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एंड हिज पॉजिटिव व्यू ऑफ द थिंकिंग। ये क्या होता है, इंटरवेंशन, जिसमें काउंसलर हेल्प करता है क्लाइंट की उसके साथ फाइट करने में, उसको कन्फ्रंट करने में, डिस्कस करने में, उसके बारे में उसका इरेशनल रीज़न जो दे रहा है उसको कन्फ्रंट करता है, उसको अवेयर करवाता है उस फैक्ट से, उसकी फॉल्टी थिंकिंग से। फिर बात करते हैं लास्ट में कि टू प्रैक्टिस रैशनल बिलीव, होमवर्क किसे साइन होमवर्क दिया जाता है, क्लाइंट को डिस्कस किया जाता है, जब नेक्स्ट सेशन होते हैं उनमें वो सब चीज़ें डिस्कस फिर से की जाती हैं। क्लाइंट आर हेल्प फॉर गेटिंग 3 इनसाइट, 3 तरह से उनकी बातें की जाती हैं, उसमें इंसाइट उसको अवेयर किया जाता है, इंसाइट मीन्स अवेयरनेस। बिहेवियर इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ पास्ट और सरकम, उसको ये बताया जाता है जो बिहेवियर है वो किसी पास्ट एक्शन के कारण नहीं है, बल्कि हमारा क्या है, बट रिजल्ट ऑफ द इरेशनल, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जैसे हमने अभी बात की रैशनल और इरेशनल बिलीफ सिस्टम है, उस कारण से हमारा जो है बिहेवियर वैसा होता है। उसके बाद ऑल द प्रॉब्लम ओरिजिनेटेड इन द पास्ट, ठीक है कि प्रॉब्लम जो थी वो इन दी पास्ट में ओरिजिनेट हुई, इट इज़ कंटिन्यू बिकॉज ऑफ द थिंकिंग, क्योंकि हम उसी ढंग से सोच रहे हैं, हम उसी ढंग से इरेशनली सोच रहे हैं, इस कारण से वो फिर से अभी स्टिल डेट इज कंटिन्यूइंग। फिर क्या, अनलेस प्रीवियस जो है डॉक्ट्रिन्स आर नॉट रिप्लेस बाय द न्यू, जब तक उसको कहा जाता है जब तक हमारी पुरानी ये जो हम थिंकिंग है उसको हम नहीं रिप्लेस करेंगे नई थिंकिंग से, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो ही नहीं सकती है। उसके बाद एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस आर एसेंशियल फॉर चेंज, फिर से एफर्ट्स किए जाते हैं, उसको समझाया जाता है ताकि वो जो है प्रैक्टिस करे उस चीज़ की, उसका होमवर्क दिया जाता है ताकि जो है उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाए। फिर ई क्या होता है, इफेक्ट, फाइनल इफेक्ट क्या होता है, चेंजिंग बिलीफ सिस्टम फ्रॉम इरेशनल टू रैशनल थ्रू काउंसलिंग एट स्टेज डी, जब हमने अभी ऊपर की, क्योंकि यहाँ पे जब काउंसलिंग हो रही है तो उसके बेस के ऊपर कैसे उसके इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ऊपर का एग्जांपल है कि वो उसने कहा कि मैं जो है मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ तो आगे से मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊँगा, ये क्या हमारा इरेशनल था। अब हमने उसको क्या किया कि नहीं, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं सेलेक्ट हुए, फिर से मैं मेहनत करूँगा, फिर से आप ट्राई करो, एक बार नहीं होगे, 2 बार नहीं होगे तो कभी तो होगे ना, तो ऐसे करते हैं उसको रैशनल में लाया जाता है। फिर वो एफर्ट्स की, अब फिर से आप जॉब को सर्च करो, जॉब अगर सर्च करते हो उसको अप्लाई करो, फिर इंटरव्यू देने के लिए जाओ, ये हमारा क्या हो गया, अब इफेक्ट हो गया कि वो फिर से जॉब सर्च करेगा एंड विल गो फॉर द इंटरव्यू अगेन। तो ये कि इट इज इमोशन, बिहेवियर एंड कॉग्निशन ऑफ द क्लाइंट, ही विल नाउ हैव मोर अप्रोप्रिएट फीलिंग, उसके बाद क्या होगी, अच्छी अप्रोप्रिएट फीलिंग होंगी, वो डिजायरेबल बिहेवियर करेगा एंड एबल टू थिंक रैशनली वो सोच पाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट कॉग्निटिव अप्रोच। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट एरनबैक थ्योरी एंड सेकंड वी हैव जस्ट जो है डिस्कस अबाउट द
ABCDE model of the Albert Ellis. This is all about different types of approaches which we have discussed in this video. तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा जब आप करते हैं मुझे भी बहुत इससे मोटिवेशन मिलती है एंड आई ट्राई माई बेस्ट। मैं आपके लिए टाइम निकाल पाती हूँ और आपके लिए नई वीडियोज़ लेके आ पाती हूँ।